तो बेटे अभी हमने इफेक्ट्स पढ़े कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने दो प्लेट्स के बीच में डाले तो उसका क्या क्या इफेक्ट होगा सारे पैरामीटर्स पर। ठीक है, तो उस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है लिखा हुआ एन आइसोलेटेड 16 माइक्रोफेराड पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर मतलब अभी जो उसके बीच का स्पेस है वो एयर है उसके अंदर। ठीक है, यानी ठीक है, तो अभी का इसका कैपेसिटेंस जो है वो सी नॉट से शो कर सकते हैं। हाउ मच? 16 माइक्रोफेराड। ठीक है, इस कैपेसिटर को बोलता है 100 वोल्ट दिया है। तो राइट नाउ दिस इज कैपेसिटर जिसका C कितना है 16 माइक्रोफेराड है एंड V कितना है इसके पास 100 वोल्ट है ना, ऐसा है। तो बेटे अगर इसके पास C इतना है V इतना है तो आपको Q कितना है इसके पास ये भी समझ में आ रहा होगा। Q बराबर C इंटू V होता है। सो 16 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 इंटू 100। ठीक है, तो हम इसको 1600 माइक्रो कुलाम कह सकते हैं, है ना। तो इसके पास चार्ज कितना है 1600 माइक्रो कुलाम है। अब इसमें क्या कर दिया बेटा, इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5 है। आपसे क्या क्या चीजें पूछा है C और V के बारे में। तो चूंकि मैंने आपको दिखाया कि C तो हमेशा ही बढ़ता है, हमेशा ही क्या हो जाता है K टाइम्स हो जाता है अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो नया C जो है वो हो जाएगा K टाइम्स पुराना C। तो K 5 है बेटा और C कितना था आपके पास 16। तो 16 5 जा क्या हो जाएगा बेटा 80 माइक्रोफेराड। तो नया कैपेसिटेंस जो है वो 80 माइक्रोफेराड हो जाएगा। दूसरी चीज क्या पूछ रहा है न्यू पोटेंशियल। ठीक है, न्यू पोटेंशियल। तो चूंकि आपने ये कौन सा वाला केस है बेटा, कौन सा वाला केस है, चार्ज है कैपेसिटर, अब उसको हमने क्या किया चार्ज करने के बाद मतलब डिस्कनेक्टेड वाला केस है। ठीक है, यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बाहर से बैटरी कोई नहीं लगाया हमने। ठीक है, ये चार्ज है बस और उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। तो उस कंडीशन में आपने क्या देखा, जब बैटरी कनेक्टेड रहता था तो पोटेंशियल सेम रहता था, लेकिन जब बैटरी डिस्कनेक्टेड रहता था तो उस टाइम क्या होता था पोटेंशियल चेंज हो जाता था कि नहीं, कितना हो जाता था बेटा। तो V न्यू आपको पता है ना, ओल्ड बटा K हो जाता था। तो ओल्ड आपको क्या दिख रहा है बेटा 100 है और K आपके पास 5 है तो कितना हो जाएगा 20 वोल्ट, है ना। तो पोटेंशियल घट गया बेटा, है ना, 1/K टाइम्स हो गया 20 वोल्ट हो गया। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेटा कि अगर आपको पता है कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं, हम दो प्लेट्स को पैरेलली रख करके बना सकते हैं। अब अगर हम उन प्लेट्स पर कुछ चार्ज दे दें, ठीक है, और उसके डिफरेंट प्लेट्स पर क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये पूछा जाए हमसे, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। चार्ज distribution on different faces of parallel plates of a capacitor। ठीक है, तो आपको पता है बेटा दो प्लेट्स है आपके पास, एक पैरेलल प्लेट के, तो आपको यहां पर पता है कितने फेसेस हैं, फेस कितने हैं। तो बेटे ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है और ये चौथा फेस है। आपको एक चीज पता है कि इसके जो फेसिंग सरफेस है ना इस पर चार्ज क्या होता है इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। मैंने आपको इधर का और इधर का कुछ नहीं बताया। क्या इधर कुछ चार्ज हो सकते हैं, क्या इधर कुछ चार्ज हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये सारी बातों का आंसर आपको अभी मिलने वाला है। क्लियर है बेटे। तो कैसे करना है वो समझते हैं। मान लो बेटा, मान लो कि इस प्लेट पर मतलब ये जो प्लेट है इस पर टोटल चार्ज
लेट्स से Q है, इस पर कितना है Q है, और मान लो मैं कहता हूं कि इस पर कितना है -3Q है, ठीक है। एक पर Q है और एक पर -3Q है, और इससे इसके बीच का गैप लेट्स से कि D है, ठीक है, इसके बीच का गैप D है, और मैं मानता हूं कि इसका कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C। कैपेसिटेंस दिया हुआ है, कितना है इसका C है, एक प्लेट पर Q है और दूसरे प्लेट पर क्या है -3Q है, ठीक। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, दोनों के बीच में गैप D है, एक प्लेट पर टोटल चार्ज Q है, दूसरे प्लेट पर टोटल चार्ज -3Q है। हमें पता करना है कि हर एक इंडिविजुअल फेसेस पर कितना चार्ज होगा, हर एक इंडिविजुअल फेस पर कितना चार्ज होगा, ये मुझे पता करना है। क्लियर? कैसे करेंगे? तो देखो आपको क्या करना है, एक चीज हमें पता है कि इसके जो इनर से फेसेस है ना, फेसिंग सरफेसेस हैं, उस पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मान लिया बेटे कि इस पर x है, तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इस पर क्या होगा -x होगा, और इस प्लेट पर टोटल चार्ज Q है, उसमें से x हमने इधर ले लिया, तो ऑटोमेटिकली इस सरफेस पर कितना बचेगा Q - x बचेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। और सिमिलरली यहां पर -x है और टोटल -3Q है, तो इधर क्या होगा -3Q + x, तभी तो इनको मिला करके ये आएगा, है ना, क्योंकि ये क्या है नेट चार्ज है, ये क्या है नेट चार्ज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्जेस को, इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्जेस को। अब देखो तरीका क्या है निकालने का, तो बेटे ये मेटल प्लेट है ना, क्या चीज है मेटल प्लेट है। हम सभी को पता है कि मेटल प्लेट के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो फील्ड होता है वो 0 होता है, इसमें कोई भी शक नहीं है किसी को, ठीक है। किसी भी मेटल प्लेट के अंदर टोटल फील्ड हमेशा 0 होता है, इसमें कुछ भी दिक्कत हो ही नहीं सकता। तो बेटे यहां पर एक मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, यहां पर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया तो इसके वजह से फील्ड किधर होगा, ठीक है, इसके वजह से जो फील्ड है, और इसके वजह यहां पर देखो आप इसको ऐसा समझ लो कि इस पॉइंट के लेफ्ट के सारे चार्जेस और इस पॉइंट के राइट के सारे चार्जेस को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। क्यों मैं इक्वेट करने बोल रहा हूं, क्योंकि इसके कारण जो फील्ड होगा बेटा, इसके कारण जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमको पता है रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इस तरीके से होगा। इसके कारण फील्ड क्या होगा, इस तरफ होगा, इसके कारण फील्ड इस तरफ होगा, इसके कारण फील्ड इस तरफ होगा, ठीक है। तो 0 होने के लिए इनका सम और इनका आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, तभी जाकर के 0 होगा। तो इस चार्ज का एक तरफ, बाकी सारे का एक तरफ, ठीक है, ऐसा। तो बेटा चलो आपको पता है कि अगर मैं इंडिविजुअली फेसेस को देख रहा हूं तो सीट हो गया, ये एक सिंगल सीट, सीट सीट सीट, है ना, ऐसे 4 सीट हो गए। सीट की वजह से फील्ड क्या होता था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटे, अगर मान लो प्लेट एरिया A है तो इसकी वजह से हो जाएगा Q - x चार्ज हो गया अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इसके वजह से हो गया। और उन सब की वजह से क्या हो जाएगा, एक की वजह से हो जाएगा x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, एक की वजह से हो जाएगा -x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और एक की वजह से हो जाएगा -3q + x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटे ये तो कट ही जा रहा है ना, ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है, तो q - x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू -3q + x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये भी कट ही जा रहा है। क्या बचा, q - x बराबर -3q + x। तो देखो मैंने जो डायरेक्ट बात बोली है ना, ये सारे डिस्कशन का एक मेन पॉइंट निकल के आ रहा है कि इस पॉइंट के लेफ्ट का पूरा चार्ज और इस पॉइंट के राइट का पूरा चार्ज, तो इस पॉइंट के लेफ्ट में ये अकेला है और इस पॉइंट के राइट में +x -x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, यही तो बचेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेफ्ट का पूरा चार्ज और राइट का पूरा चार्ज को आपस में इक्वेट कर देना है टोटल करके,
ठीक है। तो अब से आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, लेफ्ट का पूरा चार्ज इक्वल टू राइट का पूरा चार्ज, कोई भी पॉइंट ले लिया एक प्लेट के अंदर और वहां से कंपेयर करना है। तो इधर कितना है बेटा, q माइनस एक्स, और उधर क्या है, x माइनस एक्स एंड -3q प्लस एक्स, सॉरी हाँ, तो ये और ये कैंसिल हो गया, q माइनस एक्स इक्वल्स टू -3q प्लस एक्स, ये इधर आ जाएगा बेटे 4q हो जाएगा, और ये 2x हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू क्या आया, 2q आया। ठीक है बेटे, x इक्वल्स टू क्या आया, 2q। तो जो आपने माना था वो आपको पता चल गया बेटा, यहाँ पर क्या आया 2q, यहाँ पर 2q आया, तो इस प्लेट पर क्या हो जाएगा -2q, यहाँ पर 2q हो गया बेटा, तो रख दो x की वैल्यू 2q, q माइनस 2q क्या हो जाएगा बेटा -q, तो इस सरफेस पे क्या हो गया -q, यहाँ -2q बेटा, तो रख दोगे यहाँ पर 2q माइनस 3q क्या हो जाएगा -q। तो देखो सारे सरफेस पर आपको चार्ज इंडिविजुअली पता चल गया, वन सरफेस पर क्या हो गया बेटा -q, टू सरफेस पे क्या हो गया बेटा 2q, थ्री सरफेस पे क्या हो गया बेटा -2q, फोर्थ सरफेस पे क्या हो गया बेटा -q, ऐसा आ गया। देखो आ रही बात समझ में, तो हर एक इंडिविजुअल सरफेसेस पर चार्ज क्या होगा वो आपने डिसाइड कर लिया। अब देखो जो मैंने एक बात बताई थी आपको कि कुछ भी कर लो, अंदर का जो प्लेट है, अंदर का जो फेसेस है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो देखो हो रहा है +2q एंड -2q। इधर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इधर चार्ज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जब मैं चार्ज ऑफ कैपेसिटर की बात करता हूं तो हमें सिर्फ इनर प्लेट से मतलब होता है, बाहर से मतलब नहीं होता है ना। स्टार्टिंग में ही कैपेसिटर के डिस्कशन में मैंने बोला था हमें कैपेसिटर का चार्ज जो लेना होता है, देखो याद करो वहां पर हमने लिखा था एक लाइन कि चार्ज ऑन कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस का चार्ज ही कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। तो इन चारों में से कौन सा चार्ज कैपेसिटर पर का चार्ज कहलाएगा, तो भैया इनर सरफेस, पॉजिटिव प्लेट के इनर सरफेस यानी 2q है ना, ये है हमारा कैपेसिटर का चार्ज। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहां से हमारा सारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। इंडिविजुअली हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस चार्ज को है ना, इन सारे चार्जेस में से किस चार्ज को हम कैपेसिटर का चार्ज कहेंगे वो भी हमें समझ में आ रहा है ना बेटे, वो भी हमें समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब ये हो गया, सारे पर चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट करना सीख गए है ना बेटे। अब मान लो जैसा आपको इस क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि इस कैपेसिटर का चार्ज कितना, सॉरी इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, C है। अब अगर पूछे कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो सिंस कैपेसिटेंस इज C, तो देयर एंड चार्ज क्या हो गया बेटा, चार्ज क्या हो गया, मैंने बोला पॉजिटिव प्लेट के इनर से फेस का 2q है, तो ये 2q इसका क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है बेटा C × V होता है, तो C इसका सॉरी Q = C × V ना, तो V = क्या, Q/C, तो Q कितना है बेटा 2q और कैपेसिटेंस कितना है C, तो आपको वोल्टेज पता चल गया 2q/C। वेल ये बता सकते हो आप। ओके, और क्या कर सकते हो बेटा, अब आप ये भी बता सकते हो कि इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा, है ना, इसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा वो भी बता सकते हो। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या फॉर्मूला है बेटा, Q² / 2C, तो Q आपके पास कितना आया है 2q, तो 2q का होल स्क्वायर अपॉन 2C है ना, 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, 2q² C, 2q² अपॉन C, आप ये एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आप बना सकते हैं, इसमें मेन यही है कि आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाए, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाए, और जब भी फेसिंग सरफेसेस होंगे वहां पर इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बच्चे। अब देखो बेटा, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, मतलब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर एक चीज हमने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज्ड बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के या चार्ज हो अनचार्ज हो उसके
कांटेक्ट में लाओ तो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। एक कंडक्टर को दूसरे चार्ज कंडक्टर के संपर्क में लाओ, कांटेक्ट में लाओ तो चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है ना। अब ये जब ट्रांसफर होगा तो कितना होगा, कब तक होगा, इन सवालों का आंसर हम ढूंढेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस। वहां पर हमने अपनी सुविधा अनुसार हम क्या करते थे, अक्सर आइडेंटिकल स्फेयर्स लेते थे। ठीक है, आइडेंटिकल स्फेयर्स लेते थे और हम क्या करते थे, चार्ज को बराबर बराबर बांट देते थे। ठीक है, लेकिन जब आइडेंटिकल नहीं रहेगा तो क्या होगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में बात करते हैं शेयरिंग ऑफ चार्जेस। तो बेटे हम क्या कर रहे हैं, दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, आइसोलेटेड कंडक्टर भी कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, आपको पता है। तो ऐसे दो हमने ये ले लिया, एक पर चार्ज हमने ले लिया Q1, इसका कैपेसिटेंस मान लिया C1, इस पर वोल्टेज मान लिया V1। सिमिलरली दूसरे वाले पर चार्ज मान लिया Q2, कैपेसिटेंस मान लिया C2 और वोल्टेज मान लिया V2। ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत है बेटे। अब एक चीज हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। तो यहां क्या हो जाएगा ये बेटा C1 V1 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर C2 V2। तो अभी के सिचुएशन में जो टोटल चार्ज है यहां पर, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, दोनों मिलकर के क्या कहला रहे हैं, एक सिस्टम कहला रहे हैं। तो Q टोटल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q1 प्लस Q2 है ना, विच इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2, है ना, ऐसा आ जा रहा है आपका। अब हमने क्या किया, इनको एक वायर से, कंडक्टर से जोड़ दिया, है ना, हमने एक कंडक्टर से जोड़ दिया। देखो बेटा चार्ज की टेंडेंसी है कि वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। क्या होता है, चार्ज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो चालू हो जाता है। अब ये कब तक फ्लो चलता रहेगा, कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो करता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज का फ्लो भी बंद हो जाएगा। तो तब तक ये फ्लो करता है जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक, तो बेटे जब इसको ये कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद हमें एक चीज फिक्स हो गई कि दोनों का पोटेंशियल अब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और उस पोटेंशियल को हम क्या कह देते हैं, कॉमन पोटेंशियल कह देते हैं। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल कह देते हैं। तो भैया जब हमने इसको कनेक्ट किया तो क्या हुआ था, चार्ज यहां से यहां गया था, एक से दूसरे पे गया था। तो किसी पे चार्ज क्या हुआ होगा, घट गया होगा, किसी पे चार्ज क्या हुआ होगा, बढ़ गया होगा, यानी चार्ज अब चेंज हो गया। तो मान लिया बेटा कि अब नया चार्ज इस पर कितना है, Q1, और इस पर नया चार्ज क्या है, Q2। कुछ दिक्कत है? अच्छा, क्या C बदलेगा, क्या कैपेसिटेंस बदलेगा? नहीं। कैपेसिटेंस कैसे बदलेगा, कैपेसिटेंस तो चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो कंस्ट्रक्शनल चीज है, वो तो वही रहेगा। तो कैपेसिटेंस वही है। तो बेटा Q1 कितना होगा, Q1 कितना होगा, तो Q आपको पता है C इंटू V होता है, तो C तो वही है, लेकिन अब वोल्टेज क्या है, VC है। उसी तरीके से Q2 क्या हो जाएगा बेटा, C तो वही है, V कितना हो गया, VC हो गया। तो अब का टोटल चार्ज क्या है, अभी को टोटल चार्ज क्या है, Q टोटल। अब टोटल चार्ज क्या है, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, और अभी आएगा Q1 प्लस Q2 which is C1 into VC plus C2 into VC. VC is common, C1 plus C2, Q total। ठीक है बेटा, ऐसा हो गया। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि टोटल चार्ज जो है वो कभी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो फ्रॉम या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको बराबर कर लो बेटे। तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बराबर VC इंटू C1 प्लस C2। देयरफॉर V कॉमन जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2।
C1 V1 क्या चीज है, Q1 है, तो आप इसको Q1 भी बोल सकते हो। C2 V2 क्या चीज है, Q2, तो Q2 भी बोल सकते हो अपॉन C1 प्लस C2। तो इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो बेटा, कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हो। तो क्या हुआ, आपके पास एक हथियार मिल गया, एक तरीका मिल गया जिससे आप क्या कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि फाइनली इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही आपको कॉमन पोटेंशियल मिल गया बेटा, तो आपको नया चार्ज इस पे क्या होगा पता चल जाएगा। तो नया चार्ज आपके पास क्या हो गया बेटा, न्यू चार्ज जो है फर्स्ट स्फीयर पे कितना हो गया, कैपेसिटेंस तो उतना ही है, यहां से पोटेंशियल मिल जाएगा, नया चार्ज पता चल गया इस पे, है ना। इस पर नया चार्ज कितना आ गया, तो भैया Q2 इक्वल्स टू C2 इंटू VC, है ना, ये पता चल जाएगा। अब बेटा पहले इस पर इतना था, अब इस पे इतना है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, है ना, डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ, वो भी पता चल जाएगा। अगर घटा तो जितना घटा उतना इससे इस पे चला गया, अगर बढ़ा तो इसका मतलब उतना इससे इस पे आया है। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा वो भी पता चल जाएगा। तो चार्ज फ्लो अगर निकालना है, डेल क्यू निकालना है, तो आप क्या करो, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल कर लो, आपको चार्ज का फ्लो पता चल जाएगा, है ना। किस पे बढ़ा है किस पे घटा है वो भी पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जा रही है। कुछ दिक्कत है बेटे? ओके। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब भी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब भी चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, वहां हमेशा वर्क डन होता है, ठीक है, वहां पे हमेशा क्या होता है, वर्क डन होता है। और उस वर्क डन को करने में एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है। कितनी एनर्जी खर्च होती है वो हमें देखना है, ठीक है। वो एनर्जी क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, हीट के रूप में वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा एनर्जी हमेशा लॉस होता है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी किस रूप में, हीट के रूप में। कितना लॉस होगा वो चीजें हमें देखनी है। चलो, एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ कॉमन पोटेंशियल निकालना, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हुआ नया चार्ज कितना कितना होगा वो निकालना, एंड तीसरा हम बात कर रहे हैं कि कितना एनर्जी लॉस होगा। तो बेटे ये जो था इसके पास एनर्जी कितनी थी इनिशियली, E1, तो फॉर्मूला है आपके पास बेटा हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर हो जाएगा। इसके पास एनर्जी कितनी थी, हाफ C2 V2 स्क्वायर, ऐसा था। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग, है ना, कनेक्ट करने से पहले कितना था टोटल एनर्जी, जोड़ लो दोनों को, तो क्या हो जाएगा बेटे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। कनेक्ट करने के बाद इस पर कितना हो गया बेटा, हाफ C1 V कॉमन का स्क्वायर, और इस पर कितना हो जाएगा, हाफ C2 V कॉमन का स्क्वायर, है ना। तो टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग, ठीक है, ये देख लो कितना हो जाएगा बेटे। तो इसके पास हो गया हाफ C1 VC का स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC का स्क्वायर, यानी हाफ C1 प्लस C2 कॉमन हो जाएगा VC स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। मैं कह रहा हूं बेटा, तो ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, एनर्जी यहां पे लॉस होता है हमेशा ही, ऐसे सिचुएशन में एनर्जी क्या होता है, लॉस होता है। एनर्जी लॉस हुआ मतलब इनिशियल ज्यादा था और फाइनल क्या हो गया, कम हो गया, यही हुआ। तो चलो निकाल लेते हैं भाई कितना लॉस हो गया। ठीक है, तो बेटा लॉस, हीट लॉस, ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा, इनिशियल माइनस फाइनल करना है, U1 माइनस U2 लॉस हुआ है, तो क्या हो जा रहा है देखो, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 VC का स्क्वायर, और VC देखो कितना है, इतना है। तो क्या हो जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको
सिंप्लीफाई करना है। तो आपको यहां पर देखो, एक C1 प्लस C2, एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा बच जाएगा। क्लियर? अब बेटे अब सिंप्लीफाई करते जाना है। हाफ सब में कॉमन दिख रहा है, यहां पर हो गया C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, हाफ C1 प्लस C2 को एलसीएम ले लिया, यहां पर क्या हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो हाफ, इसको ये करो बेटा, एक्सपांड करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसका एक्सपांशन हो जाएगा बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है बेटे, कुछ कट रहा है, हाँ, माइनस C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो हाफ, यहां क्या बचा बेटा, ये देखो C1 C2 V1 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ऐसा आया। ठीक है बेटे, तो क्या आ जा रहा है हमारे पास, हीट लॉस इक्वल्स टू, यहां से C1 C2 कॉमन हो सकता है, हाफ C1 C2 और नीचे क्या है C1 प्लस C2। तो अब क्या बच जाएगा बेटा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ऐसा हो गया। तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना, और ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज हीट लॉस। जब भी रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, इतना एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा, हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इसका प्रूफ आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है, इसका प्रूफ जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो इससे हमने क्या क्या चीजें सीखी बेटा, कि चार्ज का फ्लो जो है वो कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पोटेंशियल कितना होगा, तो कॉमन पोटेंशियल होगा, कैसे निकलेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। नया चार्ज कितना होगा, तो C1 इंटू VC एक पर और C2 इंटू VC दूसरे पर हो जाएगा, ठीक है। और इस दौरान एनर्जी कितनी लॉस होगी, तो हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर आपको कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपके बुक पर, आप प्रैक्टिस करिए, कुछ डाउट होता है जरूर पूछिए, ठीक है बच्चों।